विभागीय मेधावी छात्र उन्नयन कार्यशाला शहडोल। आज आप सभी प्रतिभावान छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस किस जिले से आए हैं। तो कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर बताए इधर से आप किस जिले से आए हैं। उमरिया से। और उमरिया के अलावा और किस जिले का, कोई और जिले से कौन आया है बताएंगे। अनूपपुर से आए हैं। और कहाँ से आए हैं बच्चों बताइए। उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। तो आप सभी बच्चे, जैसा कि हमें बताया गया है कि शिशु मंदिर में प्रतिभावान छात्रों का सम्मेलन किया गया है। यहाँ इनको बुलाकर, आपको बुलाकर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आप आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करते हुए आपसे कहना चाहूँगी कि जीवन में किसी भी परीक्षा को एक तनाव या टेंशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। परीक्षा या पढ़ाई तो एक सीखने की सतत प्रक्रिया है। हम घरों में भी सीखते हैं। हम अपने घर में रहते हुए सबसे पहले एक बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। घर में बहुत सारे काम उसको सिखाए जाते हैं। साइकिल चलाना सीखता है, मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, कार चलाना सीखता है। इन सभी चीज़ों में हम क्या टेंशन करते हैं? नहीं करते। धीरे धीरे इनको सीखते हैं। ऐसे ही जब हम एक विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो हमको पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ आना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जितना हमसे हो सके हम अच्छे से अच्छा करें। क्योंकि जब हमारे दिमाग में टेंशन होता है तो इस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं कि वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ तक कि हमारे द्वारा सीखी गई या याद करके आया हुआ पोर्शन भी हम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो क्या जरूरी है? सतत अध्ययन जरूरी है। हम पूरा जुलाई से, जब से स्कूल स्टार्ट हो रहा है या जून से, अच्छे तरीके से अध्ययन करें। उसके लिए हम बुक्स की रीडिंग लगाएं। जब भी हम अगले दिन की कक्षा में पहुंचते हैं तो हमको मालूम होता है कि अगले दिन क्या पढ़ाया जाएगा, तो हमको पढ़ के जाना चाहिए, बुक्स की रीडिंग लगा के जाना चाहिए। उसके बाद जो वहाँ सिखाया जा रहा है वो हम सीखें। सीखने के बाद हम घर आके उसके प्रश्नोत्तर करें। प्रश्नोत्तर विधि से अच्छी कोई विधि नहीं है। आप कितना भी याद कर लें, अगर आपने क्वेश्चन आंसर पैटर्न से नहीं पढ़ा है तो आपको याद नहीं आता। ऐसा आपने खुद अनुभव किया है अनुभव। तो हमको आजकल बहुत सारे, हमको वैसे ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक से ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं परीक्षा में। पर चूँकि कई बार उसका पोर्शन आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा या छोटा पोर्शन है तो आप दूसरी बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, कोई भी टॉपिक अगर हमने पढ़ा है तो उसके पीछे इन्हें याद रखें, इस तरह से दिया रहता है तो उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के अलावा आपको फिर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। सही विकल्प चुनिए, सत्य असत्य बताइए, मैच द पेयर। तो इन सारे प्रश्नों को करने के बाद अगर हम 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न हल करें घर में भी, ये भी हम पेपर की बात नहीं बता रहे हैं, घर में आप कैसे पूरे वर्ष तैयारी करें इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो हमसे बहुत अच्छा बनेगा। अब हम पेपर की बात कर लेते हैं। जब हम एग्जाम सेंटर पहुंचे तो सबसे पहले कई बार क्या होता है, आपको मालूम है कि आपका एग्जाम सेंटर जो है वो आपका स्कूल नहीं होता, दूसरा स्कूल होता है। तो कई बार आपको उसका टेंशन हो जाता है, अरे नए स्कूल में जाना है, कैसा होगा। तो आप जब नए स्कूल में पहुंचे जहां आपका सेंटर है तो सबसे पहले वहां पे बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा रहता है कि किस रूम में कितने रोल नंबर तक के विद्यार्थी बैठेंगे। तो आपको अपना रोल नंबर पता है, आप यहाँ से बाहर से रूम देख लें। रूम देखने के बाद जब आप कक्ष में प्रवेश करेंगे अपना रोल नंबर देखकर वहां बैठें। फिर सबसे खास बात है, आप कोई भी कीमती सामान लेके ना जाएं। कई बार आप क्या करते हैं, मोबाइल लेके चले जाते हैं, बैग लेके चले जाते हैं, उसमें आपकी
एक ऐसी गाइड रखी होती है जो सब सब्जेक्ट हल हों, या कोई भी चीज़ आप बुक लेके चले जाते हैं। अगर आपका ध्यान पेपर देते समय बाहर रखे हुए बैग की ओर होगा तो क्या आप अच्छे से लिख पाएंगे? आपने कहीं मोबाइल रखवाया है, आपका वो टेंशन हो जाएगा। और अगर तनाव उत्पन्न हुआ तो ऐसे हार्मोन उत्पन्न होंगे कि आपको पूरा जो याद है वो भी याद नहीं आएगा। तो आपको कीमती सामान लेके नहीं जाना है। अब आपको एग्जाम सेंटर में ज्यादातर ब्लू और ब्लैक, कौन से पेनों का यूज करना चाहिए? ब्लू और ब्लैक पेन का। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कई बार डायग्राम बनाने में आप और कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आया तो आप फ्लावर में ग्रीन कलर वाले भाग से उसका थैलेमस बना दें, कलर्ड उसके भाग बना दें, तो आप वहाँ पे और कलर भी यूज कर सकते हैं। पर लिखने में आपको ब्लू और ब्लैक का ही यूज करना चाहिए। अब और क्या ध्यान रखना है, जब आपको कॉपी मिलती है तो पहले आपके पास 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों में 180 मिनट हो रहा है। आपको हर चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है। क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट? क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है, पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 28 नंबर के होंगे। उसके अलावा आपके पास 6 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के होंगे। इस साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपके पास बहुत कम समय होता है और आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। शुरू के जो 10 मिनट हैं वो आपको पूरी एंट्रीज, तो आपकी कॉपी में जो भी एंट्री आपको दी गई हैं, जैसे कि डेट होगी, रोल नंबर होगी, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड कौन सा है, मीडियम कौन सा है, तो बहुत सावधानी से उसको भरें। भरने के बाद जब आपको पेपर मिलता है तो एक बार पूरे पेपर को स्टडी करें। पूरा पेपर जल्दी जल्दी आप शुरू से लेके आखिरी तक। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? आपको ये मालूम होगा कि इसमें से कितने प्रश्न मेरे से बन रहे हैं, और अथवा वाले भी रहते हैं, तो आप देख लें कि कौन सा अथवा वाला बन रहा है, कौन सा ऊपर वाला बन रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखते हुए जब ये पेपर पढ़ लेंगे फिर आप सॉल्व करना चालू करेंगे। जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से आपका जो कॉपी का अगला पेज खुलेगा। यहाँ आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? मार्जिन बनी हुई होती है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बने हुए होते हैं। ये जो बॉक्स होते हैं ये किसके लिए रहते हैं? टीचर के लिए। इन बॉक्स में आपको कुछ नहीं लिखना है और कोशिश करिए कि यहाँ भी आप कुछ ना लिखें। अब आप आंसर लिखना चालू करेंगे तो आपने लिखा उत्तर 1, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। फिर वो आपका क्या है? सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। यहां तक आपने लिखा। अब आपको पेपर बिल्कुल नहीं उतारना है। भूल के भी आप जानते भी होंगे, ऐसा नहीं करते होंगे, पर कई बच्चे क्या करने लगते हैं? क्वेश्चन उतारने लगते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसमें 5 या 6 जितने भी प्रश्न हैं, मान लीजिए 6 हैं, तो आपको ये क्रम का भी ध्यान रखना है। आप में से किसी ने ये गलती कभी की है क्या? कई बच्चों को हमने देखा है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये लिखना है तो यहाँ पहले का आंसर लिख दिया, फिर यहाँ चौथे का लिख दिया, फिर 5वें का लिख दिया, फिर सेकंड। तो क्या ये पैटर्न सही है? लेकिन कई बच्चे करते हैं। हम लोग बहुत वर्षों से कॉपी चेक कर रहे हैं और ये वाली गलतियां हमने देखी हैं। तो ये पैटर्न सही नहीं है। कॉपी में आपको, अगर आपकी राइटिंग स्पष्ट नहीं है तभी आप यहाँ बीच में एक एक लाइन छोड़ेंगे, नहीं तो आपको लाइन भी नहीं छोड़ना है। आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख दिया। मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन दिया है कि, यहाँ से ही हम देख लेते हैं कि माता पिता की संतान के रूप में पुत्री उत्पन्न होगी। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है संतान में
एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे, दूसरा है संतान में एक्स वाई गुणसूत्र होंगे। अब आपका आंसर है संतान में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। तो आप यहाँ पे सीधा लिख दीजिए आंसर, संतान में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। तो ऐसे आप लाइन से आंसर लिखते जाएं। जैसे ही आपका पहला आंसर पूरा खत्म हो जाए आप इसको स्केल से बंद कर दें। ऐसा करने से आपकी कॉपी बहुत साफ सुथरी दिखाई देगी। ठीक है, अब आपने दूसरा उत्तर लिखा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपको ये जगह कभी यूज नहीं करना। यहाँ पे टीचर्स मार्किंग करेंगे। टीचर्स के पास केवल 2, 3 और अधिकतम 5 मिनट, एक कॉपी को वो केवल 2 मिनट में मार्क करता है। और अगर आपकी कॉपी में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है तो ये चीज़ों को देखते हुए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इसको बहुत फैला देंगे, बार बार काटेंगे, अच्छे से नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे क्रमांक डालेंगे, तो शिक्षक को भी परेशानी होगी और उसका भी क्या हो जाएगा, मूड ऑफ। और उसका मूड ऑफ हुआ तो अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना है। अब आपने यहाँ उत्तर 2 लिखा, अब ये सही विकल्प हो गए। इसके बाद मान लीजिए है रिक्त स्थान भरिए, तो रिक्त स्थान भरें। क्या होता है, कई बार आप ये चीज नहीं लिखते तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। प्रश्न उतारने नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो लिखें कि आप क्या लिख रहे हैं। तो अगर आपने रिक्त स्थान भरिए का पोर्शन दिया हुआ है तो आपको यहाँ 1, 2, अब आपको प्रश्न नहीं उतारना है, रिक्त स्थान में जो चीज आ रही है वो आप लाइन से लिखते जाएंगे। अब अगर आपका तीसरा प्रश्न है, अगर आपके पास यहाँ जगह बची है तो आप इस पेज में करें। एक और खास बात, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ केवल 2 लाइन है, ठीक है, और वो यहाँ लिख देते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो क्या यहाँ से अगला आंसर शुरू होना चाहिए? नहीं, अगला आंसर आपका नेक्स्ट पेज पे शुरू होगा। तो जब आप अगले पेज पे आंसर शुरू करेंगे, मान लीजिए आपका अगला पेज है, यहाँ हम एक चीज और ध्यान दें, जब हम सही जोड़ी का मिलान करें, इसमें जरूर मान लीजिए उत्तर 3 सही जोड़ी का मिलान करें। ठीक है, अब यहाँ जो भी सही जोड़ी कॉलम का और कॉलम का, इसमें जरूरी है कि सही जोड़ी का मिलान करते समय हम कॉलम का के पोर्शन भी लिखें और कॉलम खा के पोर्शन भी लिखें। मान लो कॉलम खा में लिखा है एक्रोसोम। अब यहाँ 4-5 दिए रहेंगे, उसमें से एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है बताओ? शुक्राणु के अग्र से। तो इसका मैच द पेयर क्या होगा? शुक्राणु। तो ऐसा आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यौन जनित रोग, और सामने कहीं पे भी यहाँ यौन जनित रोग। अब सामने वाले पोर्शन में कहीं पे दिया हुआ था सिफिलिस या फिर गोनोरिया या एड्स, जो भी दिया हो। तो अगर आप मान लीजिए एड्स दिया है तो आपने यहाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ सही विकल्प के चयन में प्रश्न नहीं उतारना है, रिक्त स्थान में प्रश्न नहीं उतारना है, और आपको सही जोड़ी में भी प्रश्न नहीं, इसमें उतारना है बस। इसमें आप सामने की जोड़ी जरूर लिखें। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जोड़ी बनाने के लिए इधर और इधर दिया हुआ है तो वही गलत वाला उतार के और ऐसे लाइन मिलाते हैं। तो क्या ये तरीका सही है? नहीं। तो हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत सारी बातें की। अब हम ये देखें कि अगर हम 12th बायो या मैथ की बात कर रहे हैं तो बायो का पेपर तो 70 अंकों का आता है और मैथ का पेपर 80। बायो में जो पोर्शन आते हैं पूरे ऑब्जेक्टिव 28 मार्क्स के जो आ रहे हैं, ये इस साल पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। कौन सा पैटर्न चेंज हुआ है? आपने हाफ ईयरली में भी देखा होगा। पहला प्रश्न तो आएगा सही विकल्प,
6 नंबर के। दूसरा प्रश्न आएगा रिक्त स्थान, वो भी 6 अंकों के। फिर आएगा मान लीजिए सत्य असत्य आ गया तीसरा प्रश्न, तो सत्य असत्य बताइए, वो 6 अंकों का। ठीक है। फिर उसके बाद सही जोड़ी का मिलान करें 5 अंक, और एक वाक्य में उत्तर दें 5 अंक। तो इस तरह से 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और एक और खास बात, इस बार जो शिक्षक पेपर बनाएगा उसके लिए डिस्क्राइब वाला ब्लूप्रिंट नहीं है, या आपके लिए भी नहीं है। ऐसा नहीं है, हर वर्ष जैसा रहता था कि 2 अंक के प्रश्न इस अध्याय से आएंगे, 4 अंक के प्रश्न इस अध्याय से आएंगे, ये डिस्क्रिप्शन पहले रहता था। अब नहीं। उसमें क्या होता था कि कई बार शिक्षक बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ाते थे, तो अब क्या कर दिया गया है, जो शिक्षक पेपर बनाएगा वो तय करेगा, वो अपना ब्लूप्रिंट बनाएगा। पहले वो ब्लूप्रिंट बनाएगा कि उसको किस टॉपिक से 4 नंबर का देना है, किस टॉपिक से 2 नंबर का देना है, किस टॉपिक से 3 नंबर का देना है, और किससे ये सब ऑब्जेक्टिव देना है। तो सब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, और उसके बाद वो पेपर बनाएगा। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो हम आधा पढ़ लें या ऐसा नहीं। अगर आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारा पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल पक्का नहीं है कि कहाँ से क्या पूछा जाए। तो ये हमने कुछ पेपर से संबंधित बातें की, और भी कुछ बातें हैं। पहली चीज़, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करें, साफ सफाई से लिखें, और सारी कॉपी नीट एंड क्लीन दिखेगी। अब एक और बायोलॉजी के स्टूडेंट जहाँ ध्यान नहीं रखते हैं, पेपर में जो सामने पोर्शन रहता है वहाँ पर लिखा रहता है जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र बनाएं। तो आपको वहाँ पर चित्र बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अंदर नहीं लिखा था तो हम कैसे बना दें, नहीं। सामने जो रिमार्क रहते हैं वहाँ लिखा रहता है निर्देश में कि जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र बनाएं। तो इस तरह से आपको जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ चित्र भी बनाना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था त्रैमासिक परीक्षा में कि पुष्प के नर और मादा जननांगों का नाम लिखिए। तो आप चाहें तो आपने लिख दिया यहाँ नर जननांग और मादा जननांग। तो यहाँ आपने लिखा पुंकेसर या पुमंग, पुंकेसर या पुमंग। ठीक है, पुमंग लिख दिया। ठीक है, अब आपने पुमंग या एंड्रोसियम, और इधर आपने लिखा स्त्रीकेश, हाँ, जायांग या गाइनोसियम। अगर आपके पास समय है, थोड़ा आपके पास जगह रखना चाहिए। अगर उसी समय भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कितना सा टाइम लगेगा, ये देखिए आप यहाँ पर उमंग का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये जायांग का डायग्राम बना देंगे। चाहें तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, इसी तरह से यहाँ नामांकन कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के बाद लिखा मिले कि आप चित्र भी बनाएं। तो आप जहाँ पर भी पॉसिबल हो और आपको डायग्राम मालूम है तो आप जरूर बनाएं। जितना अच्छे तरीके से लिखोगे, जितने अच्छे से डायग्राम बनाओगे, उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे। जो जैसे मान लो आपको एग्जाम में कॉपी मिली, ठीक है, तो आपकी कॉपी का मान लीजिए ये फर्स्ट पेज है, तो इसमें बहुत सारे कॉलम आप भरते हैं, रोल नंबर भरते हैं, विषय भरते हैं। तो इसके पीछे का जो पेज होता है उस पेज से आप आंसर लिखना ना चालू करें। ये आपका फर्स्ट पेज है, इसके पीछे वाला पेज सेकंड नंबर का पेज है। तो आप अगर यहाँ से कॉपी में आंसर ना लिखें बल्कि आप पेज नंबर 3 से लिखें। क्या होता है कि फर्स्ट पेज में जो सारा प्रिंट होता है तो वो पीछे तक दिखाई देता है, तो उसके कारण आप जब लिखेंगे तो उतनी सफाई नहीं आती। तो आप जब भी लिखना चालू करें तो कॉपी का पेज नंबर 3 यूज करें, और यहाँ से आप
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को क्रमशः हल करें कि उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 2, तो हमेशा तीसरे नंबर के पेज से स्टार्ट करें।